देखिए, एसआईआर एक मुद्दा बनाया है अपोजिशन ने, और मुद्दा सिर्फ नहीं बनाया है, गरीबों में, दलितों में एक पैनिक क्रिएट किया गया है, मुसलमानों में एक पैनिक क्रिएट किया गया है कि आपका नाम कट जाएगा। अपोजिशन ये एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही, लेकिन ये एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा है, और उनको ये लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट के न मना करने की वजह से, स्टे न देने की वजह से इनकी बहुत किरकिरी हुई है। और जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके हिसाब से तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस पार्टी के लोग डिस्परेट पोजीशन में चले गए हैं। अब अगर वो लोग ये समझते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम डिक्टेट करें, हम जैसा कहें वैसा करें, तो सही नहीं है। और आप इलेक्शन का बाइकाट करने जा रहे हैं। क्यों इलेक्शन का बाइकाट कर रहे हैं भाई? किस लिए बाइकाट कर रहे हैं? आप तो धमका रहे हैं, आप लोकतंत्र को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता देख रही है और इनके सारे ड्रामों का जवाब 2025 में मिल जाएगा। शब्दों का भी जो चयन है वो सदन में अपशब्द के रूप में परिवर्तन हो रहे हैं। कल भी देखने को मिला सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच, उसके पहले भी देखने को मिला। क्या कहेंगे? देखिए, पार्लियामेंट एक जमहूरियत का बहुत बड़ा सेंटर होता है, लोकतंत्र का, और उसमें अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज चाहे कोई भी यूज़ करे, हम लोग और हमारी पार्टी नीतीश कुमार इसके हमेशा खिलाफ रहे हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि डिबेट होना चाहिए। आपने देखा इन हालात में भी सरकार ने ये डिसीज़न लिया कि भाई अपोजिशन लीडर को, अपोजिशन पार्टियों को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। और हम लोग तो चाहते हैं कि एक लिबरल और एक अच्छी डेमोक्रेसी की मिसाल, लोकतंत्र की मिसाल हमारा असेंबली दे, हमारा काउंसिल दे। लेकिन जो लोग इस तरह के अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इससे बचना चाहिए। ये एक पार्लियामेंट की गरिमा है और उसको बचा कर रखना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि एजुकेशन की प्रोग्रेस के लिए हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेट होना चाहिए। देखिए, लैंग्वेज पे डिबेट और लैंग्वेज की को कंपलसरी करने के लिए, मैंडेटरी करने के लिए मेरे ख्याल से नेशनल लेवल पे डिबेट कभी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो देश है वो मल्टीलिंगुअल है। आपको पता है कि लैंग्वेज के नाम पे ही पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, बांग्लादेश और पाकिस्तान बना। बंगाली स्पीकिंग लोगों ने कहा कि हम उर्दू स्पीकिंग के साथ नहीं रह सकते। तो ये लैंग्वेज जो होता है ना, ज़बान जो भाषा होती है वो दिल से जुड़ी होती है। चाहे मराठी लोग मराठी को पसंद करते हैं, कर्नाटक के लोग कन्नड़ को पसंद करते हैं, तमिलनाडु के लोग मलयालम के लिए अपनी जान देते हैं। तो सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, और इस पे जो है ना बिल्कुल डिबेट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं सभी पार्टियों को मैं ये मशवरा देता हूँ कि इस पे डिबेट मत कीजिए। हाँ ठीक है, हमने हमारे लिए जो है ना हिंदी को हम चाहते हैं कि तरक्की करे, लेकिन इसके लिए हिंदी की वजह से आप किसी रीजनल भाषा को दबाने की कोशिश करेंगे, हम लोग इसके खिलाफ हैं। और राष्ट्र हित में यही है कि भाषाई जंग देश में नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज़्यादा काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल हुआ है 4078 दिन, यानी 4077 दिन इंदिरा गांधी का था और 4078 दिन मतलब पहला प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देखिए, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि एक अच्छा काल उन्होंने दिया और आगे भी देंगे। और एक बात समझिए, ये नरेंद्र मोदी जी जिनका नाम है ना, एक बहुत ही मेहनती आदमी है। और 2002 से जब वो गुजरात में सीएम बने तब से मैं आज तक देख रहा हूँ, और मैं गुजरात भी गया था। इस तरह के लोग कम पैदा होते हैं। हो सकता है किसी को इनसे जो है ना हो के ये काम हो सकता था, वो काम हो सकता था, लेकिन जो 11 सालों में, पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री रहते हुए जितनी मेहनतें की हैं, यानी मैं ये देख रहा हूँ कि कई इस्लामिक कंट्रीज़ ने उनको अपना सिविलियन अवार्ड दिया। कुवैत ने दिया, सऊदी अरब ने दिया, यूएई ने दिया, ओमान ने दिया, यानी ईरान ने दिया। और जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने काम किया, नेशनल लेवल पे हर पॉलिसी में, यानी कोई मामूली फैसला नहीं था नोटबंदी, कोई छोटा आदमी नहीं कर सकता था, बहुत बड़े करेज की बात थी। और जीएसटी लाना, उसके बाद पाकिस्तान के ज़रिया कभी कुछ बात, नवाज शरीफ ने अपनी दावत में बुलाया तो उतर गए, और फिर पाकिस्तान ने कुछ किया तो घुस करके जवाब देना।
तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक इतिहास रचा है और गरीब के बेटा हैं या उनके परिवार नहीं है वहाँ पे, अपने परिवार, पूरे देश को परिवार मानते हैं। ये सब जो विचार उन्होंने दिया देश के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस कद का लीडर कोई अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है और मुझे लगता है भविष्य में भी कोई इस कद का लीडर, नरेंद्र मोदी जैसे लीडर जो राष्ट्र के लिए जीता हो, राष्ट्र के लिए, देश के सभी लोगों के लिए, यानी अपनी पार्टी में ही कई बार हम लोगों को रिपोर्टें आती हैं कि अपनी पार्टी में ही वो लड़ाई लड़ते रहते हैं, विचारों की लड़ाई, कि भाई देश के सभी लोग हमारे, आप इस तरह की बयानबाजी क्यों करती, इस तरह की बयानबाजी, पार्टी में बहुत सारे फ्रिंज एलिमेंट होते हैं ना। तो इस तरह के प्रधानमंत्री मुझे अभी फ्यूचर में कोई नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने आतंकवाद को लेकर भी कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का दोहरी नीति आतंकवाद के खिलाफ देता है, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं। देखिए, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को ऐसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं जिनको ये लगता है कि भारत बढ़ रहा है, इसको बढ़ने देना सही नहीं है। वरना पाकिस्तान इस लायक स्टेट नहीं है कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह का रिकग्निशन मिले। भाई क्यों तुर्किया क्यों उसके साथ खड़ा है, अमेरिका क्यों उसके साथ खड़ा हो गया? हम पाकिस्तान को, हमको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करके पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहिए और इसलिए अलग थलग नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान ही हमारा राइवल है, चूँकि वो मानवता का दुश्मन है, वो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं और पूरे पाकिस्तान को हमें अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। वहाँ एलिमेंट हैं, कुछ एलिमेंट हैं जो इंडिया के खिलाफ वो काम करते हैं, मानवता के खिलाफ करते, उनको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। बाकी पाकिस्तानी तो हमारे भाई हैं। अभी कुछ दिन हुए ना, 70 साल पहले जो अलग हुए हमसे, तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और पक्ष हो या विपक्ष, दोनों चुनाव की तैयारियों में है। ऐसे में कैग की रिपोर्ट ने माहौल को बदल दिया। कैग की रिपोर्ट ने ये बताया है कि 71,000 करोड़ रुपए का लेखा जोखा सरकार नहीं दे सकती है। इन पैसों को कहाँ इस्तेमाल किया गया है, इसका सरकार ने कोई प्रमाण पत्र नहीं जमा कराया है। नहीं, देखिए, हमेशा ऐसा होता क्या है, यूटिलाइजेशन रिपोर्ट तैयार होने में देर होती है और एक बात पूरे बिहार के लोग और देश के लोग जानते हैं कि करप्शन के मामले में नीतीश कुमार की नीति ज़ीरो टॉलरेंस की है और करप्शन को हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमको यकीन है हमारी सरकार एक एक चीज़ का रिपोर्ट देगी और अगर किसी ने करप्शन किया होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बिहार सरकार की जम के खिंचाई की है। नहीं, कैग जहाँ खिंचाई करती है वहीं जो है ना तारीफ भी करती है। बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जो काम हो रहा है, इतना बड़े पैमाने पे काम हो रहा है और इलेक्शन ईयर है, इसलिए काम में तेज़ी भी है। तो कैग को हो सकता है कि कुछ चीज़ों की रिपोर्ट नहीं मिली हो, जो देर से मिलती है, तो ये लोग इस तरह की रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ सभी लोगों को पता है कि नीतीश कुमार जी करप्शन के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं और हम स्टेट का एक एक पाई हमारी सरकार जो खर्च करती है उसका हम लोग हिसाब देते हैं और आज तक देते आए हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। खालिद जी, भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी यादव कई बार सवाल उठाते हैं। दोनों मंत्रियों के बीच जो उन्होंने ट्वीट भी डाला था, अशोक चौधरी और विजय सिन्हा का, अब ये रिपोर्ट, क्या विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया बिहार सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि सदन का आखिरी दिन भी है? देखिए, घेरने के लिए तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन करप्शन के मामले में तेजस्वी यादव मोरली बोलने के लायक नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल को कोई राइट नहीं है कि करप्शन पे कोई अपना प्रवचन दे हाउस के अंदर। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सारी जितनी देश की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, सब ने राष्ट्रीय जनता दल और उनकी लीडरशिप को करप्ट घोषित कर दिया। तो ये घोषित करप्ट पार्टी क्या हमको करप्शन पे प्रवचन देगी? तो उठेंगे ना, लेकिन देखिए, सवाल कौन रोक रहा है? सवाल कैग ने भी तो सवाल ही उठाया है ना। हमने काम किया है, काम की जवाबदेही हमारे यहाँ है और अगर किसी ने हमारे यहाँ करप्शन किया है तो नीतीश कुमार उसको छोड़ने वाले हैं, उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन की किसी पार्टी की उसमें इसलिए ज़रूरत नहीं कि खुद अपोजिशन करप्ट है। नीतीश कुमार अगर कोई करप्शन किया तो उसको खुद नहीं छोड़ेंगे वो।